नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हर क्वेश्चंस आपको तैयार करना है और सिलेबस आधारित मैं पैटर्न पर जो है आपको क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आप पेपर सॉल्व करते हुए आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको डेली जो है थ्योरीज वीडियो कराता हूं जिसका आप नोट्स बना सकते हैं और डेली उसका रिवीजन कर सकते हैं। इस रिवीजन से क्या होगा कि आपके अच्छे नंबर आएंगे और पास होने के चांसेस आपके पूरे तरीके से श्योर हो जाएंगे। ठीक है, कि आप पास हो जाओगे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थोड़ी आवाज़ दबी हुई है, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी इशू हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बात समझ में ना आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, शब्दों के समूह के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की जाती है? शब्दों के समूहों के प्रति शब्द संपदा बना करके, ठीक है, वकालत करने की जो की जाती है इसे कहते हैं कोश विषयक उपागम। लेक्सिकल अप्रोच कहते हैं इसे, इंग्लिश में कहेंगे लेक्सिकल अप्रोच। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वाइगोस्की के अनुसार, चार ऑप्शंस हैं उसको पढ़ते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होती है और भाषा एक अर्जित योग्यता है। आंसर है यहाँ पे सी। अब इसको गौर से समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाइगोस्की और पियाजे के संदर्भ में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पियाजे और वाइगोस्की का भाषा और विचार के संदर्भ में क्या थॉट्स थे। तो हम वाइगोस्की के संदर्भ में बात करते हैं। वाइगोस्की ने माना कि जो भाषा है और विचार है दोनों अलग अलग विकसित होती हैं और फिर एक समय के बाद ये आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब अंतः क्रिया करती हैं एक दूसरे से और संज्ञानात्मक विकास को आकार देती हैं, गति प्रदान करती हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि भाषा जो है विचारों को आकार देती है, जहां पर भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण माना गया है। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेना चाहिए अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी न किसी रूप में। दूसरी भाषा में कहें कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि आपस में क्रिया करके एक दूसरे को आकार प्रदान करती है। बात यहां पे समझ गए? अगर यही बात पूछा जाए पियाजे के संदर्भ में, तो पियाजे के संदर्भ में आपको आंसर देना है कि विचार जो है भाषा से पहले आता है और विचार ही जो है वो भाषा को आकार या जो है जन्म देती है। ठीक है, तो विचार यहां पे भाषा को आकार देती है और वहां पे भाषा जो है विचारों को आकार देती है। तो वाइगोस्की में जो है भाषा जो है विचारों को आकार देती है और पियाजे में क्या है, विचार भाषा को आकार देती है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, तो बच्चे भाषा अर्जित करते हैं, भाषा की संरचना का विश्लेषण करके अर्जित करते हैं कि साहित्य कोई किताब साहित्यिक जो है नॉवेल नॉवेल पढ़ करके जो है अर्जित करते हैं, या उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीख करके, या प्राकृतिक रूप से अंतः क्रियात्मक वातावरण में भाषा को। आंसर हो गया डी। हर क्वेश्चन का अपना कुछ मीनिंग होता है ना। उस मीनिंग को अगर आप समझ रहे हैं, है ना, दिए गए उत्तर को आप समझ रहे हैं, तो आप समझिए कि आप अच्छी तैयारी आपकी चल रही। जैसे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, अब इसका मतलब है कि इसे कहते हैं अंतः क्रियात्मक वातावरण। क्या होता है? इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट। जब लोग आपस में बातचीत करते हैं, इंटरैक्टिव मतलब आपस, प्राकृतिक रूप से, कि हम और आप मिले और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई, किसी भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तब हमारा जो है भाषा जो डेवलपमेंट शुरू होती है। ऐसा नहीं कि किताब में लिख करके दे दिया और ये 2 पन्ना पढ़ देना उसके सामने और फिर तुम 2 पन्ना उसके आंसर पढ़ देना, तो वहाँ पे आप जो है लर्निंग नहीं होगी। यहाँ पे प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण की बात करिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसका क्वेश्चन का जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह बहुत हद तक संभव है, या फिर हर भाषा की अपनी लिपि होती है? देखिए, हर भाषा की अपनी लिपि नहीं होती है। कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जिनकी कोई लिपि नहीं है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में
प्रयोग की जाने वाली जो लिपि थी, आज भी हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी उस भाषा की एक लिपि तो है, लेकिन हम उसको रीड नहीं कर सकते। दूसरी, आदिवासी भाषाओं की जो है, आदिवासी जो लोग हैं, जो बातचीत करते हैं, उनकी कोई लिपि नहीं होती है। अमेज़न के जंगल में बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं, है ना? जो जिनकी कोई भाषाएँ नहीं है, मतलब लिपि नहीं है। या फिर हमारे जो है, अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आदिवासी हैं 1-2, उनकी कोई लिपि नहीं है। और सांकेतिक भाषा, जिनका हम उसमें संकेत का प्रयोग करते हैं, तो उसकी भी कोई लिपि नहीं मानी जाती है। कोंकणी भाषा के संदर्भ में ये मैं एक आंसर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोंकणी भाषा जो होता है वो कई लिपियों का मिक्सचर है। जैसे उसमें देवनागरी भी लिपि मिली हुई है और साउथ की अन्य भाषाएं भी मिली हुई है। उसकी कोई अपनी जो है कोंकणी भाषा की कोई लिपि नहीं है, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स तो यहाँ का गलत हो गया। भाषा और लिपि के बीच में सीधा संबंध होता है, तो यहाँ पे भाषा और लिपि के बीच में सीधा संबंध नहीं होता है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये कुछ हद तक संभव है, बहुत हद तक संभव है कि कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि है, लिखी गई है, कुछ ऐसी हैं जिनकी नहीं भी है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, एक 1.5 से 2.5 साल के बीच के बच्चे को शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है, तब इसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले ध्यान रखिएगा, 1.5 से 2.5 साल के बीच के बच्चा, देखिए संभवतः 1.5 साल का बच्चा जो है शब्दों को बोलने लगता है ना। 1 साल में बच्चा जो है कुछ शब्दों को बोलने लगता है, 1.5 से 2 साल में बच्चा थोड़ा सा बोलने लग जाता है, साफ साफ, है ना। वो चीज़ों को अपने 2-3 शब्द वाले जो है मम्मा, पापा, इस तरीके के शब्द बोलने लगता है। तो इस तरीके की अगर हम भाषा की बात करें तो सर टेलीग्राफिक भाषा, ध्यान रखिएगा इस शब्द को याद कर लो। टेलीग्राफिक भाषा का मतलब होता है कि बच्चा सिर्फ केवल महत्वपूर्ण, क्या है, महत्वपूर्ण जो है शब्दों का प्रयोग करता है। महत्वपूर्ण शब्द क्या होते हैं, जिससे उसका काम हो जाता है। जैसे उसको पानी पीना है तो बोलेगा मम, दूध पीना है तो दुदू, ऐसा कुछ बोलेगा, है ना, बच्चा अपने क्यूट वाली भाषा में। तो इसमें क्या होता है, सहायक शब्द प्रयोग नहीं होते। जैसे सहायक शब्द क्या होता है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस, मम्मी मुझे दूध चाहिए, तो यहां मुझे चाहिए ये शब्द जो है एक सहायक शब्द होते हैं, ठीक है। इन जैसे शब्दों का वो प्रयोग नहीं करता है। तो टेलीग्राफिक भाषा मतलब महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता है। अब कौन भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता, संकोच। तो जो आप अगर संकोच कर रहे हैं या व्यक्तित्व, तो देखिए किसी मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो उसके भाषाई लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। उसकी बुद्धि कैसी है, कोई विकार तो नहीं है, कोई शारीरिक अक्षमता तो नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है भाषाई विकास को प्रभावित करता है। अगर बच्चे में ऑटिज्म का जो है शिकार है या कोई न्यूरोलॉजिकल जो है डैमेज हो रखा है, तो ऐसे में भाषाई बुद्धि तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रही है, तो भाषाई भी जो है कॉम्प्रोमाइज होगी। मधुर वाणी भी जो है भाषाई विकास को प्रभावित करती है। तो यहां पे छठवें का आंसर मधुर वाणी आंसर हो गया। यहाँ पे संकोच भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। आप जब संकोच करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, तो जो है आपका कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है प्रभावित होगा। दब्बू किस्म के होंगे, सोशली एक्टिव नहीं होंगे, तो इस तरीके। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ पे ज्यादा तर्कसंगत आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ राहुल और करुणा के बीच हो रही बातचीत अ, दी गई है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस बातचीत के उद्देश्य के बारे में बताएं। अब देखिए यहां तक क्वेश्चन तो कुछ मतलब नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही सीटेट में आएंगे, कोई मतलब नहीं है इतनी बड़ी भाषा लिखने का, ठीक है। तो अगर मैं, कई बार मैं क्या होता है बिल्कुल शॉर्ट जो है क्वेश्चन देता हूं, ताकि आप टू द पॉइंट चीजों को समझें। राहुल हेलो, आप कैसे हो, आपको देखकर देखे हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है, आप कहाँ थे। करुणा कहती मैं अच्छी हूँ, मैं शहर के बाहर गई थी, अपने माता पिता से मिलने गांव गई थी। आप कैसे हैं, आपके माता पिता कैसे हैं, तो ठीक है, वो सब ठीक है, धन्यवाद। इस तरीके की जो बातचीत होती है, क्या आप उसे सूचनात्मक उद्देश्य के रूप में जानते हैं या क्रियात्मक उद्देश्य। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी, बिल्कुल साफ है, अंतः क्रियात्मक उद्देश्य। अंतः क्रियात्मक उद्देश्य में क्या होता है, ये जो होता है इंटरपर्सनल पर्पस होता है, या इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट में जो है ये किया जाता है, जहां पे स्वतः संभव मतलब सामाजिक जो है उद्देश्यों को, सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए ये जो है इस तरीके की भाषा अपनाई जाती है। अंतः क्रियात्मक उद्देश्य का मतलब होता है सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए इस तरीके की भाषा अपनाई जाती है, ठीक है।
निगमन विधि क्या है? देखिए, सीधा-सीधा शब्द है। अब कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक टीचर जो है पहले बच्चों को जो है थ्योरी पढ़ाते हुए उदाहरण देती है, फिर उसके बाद वो परिभाषा बताती है या फिर नियम बताती है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, है ना? सीधा-सीधा आपको याद रखना है, निगमन विधि जो है, इसमें क्या करता है टीचर, पहले बच्चे को नियम बताता है। किसी भी टॉपिक के बारे में पहले नियम बताता है, नियम हो गया, सूत्र हो गया, परिभाषा हो गया, उसके बारे में थ्योरेटिकली चीज़ों को बताने का प्रयास करता है और फिर उसके बाद उदाहरण देता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये विधि जो है प्रतिपादित है अरस्तु द्वारा। अरस्तु ने जो है ये जो है सिद्धांत दिया था, ये थ्योरी दी थी और ये चाइल्ड जो है मतलब बाल शिक्षा जो है से रिलेटेड नहीं है। बाल शिक्षण जो है चाइल्ड सेंटर्ड जो है ये बिल्कुल भी विधि नहीं है। बच्चों को पहले नियम नहीं बताते, बच्चे को पहले उदाहरण बताते। तो हम ये उदाहरण से नियम की तरफ जाने वाली जो विधि है, इसको कहते हैं निगमन विधि, आगमन विधि। ठीक है, इसको कहते हैं आगमन विधि कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना और उनके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है? अब देखिए, विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा, मतलब घर की भाषा का मतलब है तो मातृभाषा, जो स्थानीय भाषा होती है, जो उसके घर में आसपास के माहौल से जो सीखी गई भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, उसका प्रयोग करने से मना करना स्कूल में, ये अधिगम सीखने में क्यों हानिकारक है? नंबर एक आंसर देखिए, तो क्या घर की भाषा का प्रयोग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो ये तो पॉइंट नहीं है। नकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित करेगा भाई? बच्चे का तो स्टार्टिंग जो डेवलपमेंट होता है वो घर से होता है ना? प्राथमिक विकास जो है घर से होता है, तो घर से होगा तो वह घर की भाषा भी सीखेगा। तो ये जो है नकारात्मक प्रभाव तो नहीं डालता, ये उनके अधिकारों का हनन है। विद्यालय में घर की भाषा के प्रयोग का निषेध करना असंवैधानिक है। इससे विद्यार्थी जो है स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस करेंगे। तो आंसर यहाँ पे, तर्कसंगत आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। जब आप बच्चे को उसकी स्वयं की भाषा बोलने से आप मना करते हैं कि नहीं करोगे, तो वो खोया खोया रहेगा, दबा दबा से महसूस करेगा, है ना? अपने आप को अलग थलग महसूस करेगा, है ना? जैसे कि हो सकता है कि स्कूल की भाषा इंग्लिश है, आजकल बहुत सारे स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल में तो ये होता है कि आप अगर हिंदी बोलोगे ना तो फाइन लगा देते हैं। टीचर जो है सुनता है कि आपको जाते हुए कि अगर आपने ज़रा सा भी हिंदी सुन लिया तो आपके ऊपर फाइन लग जाता है 50 रुपए का। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे कई स्कूलों में। अब बच्चा तो घर की भाषा उसकी हिंदी है, तो वो हिंदी तो बोलेगा कम्युनिकेशन स्किल्स के तौर पे अपने दोस्तों यारों से जो है, या कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो वो अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन डी। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है? तो अलग अलग तरह की जब सामग्री पढ़ते हो तो आपकी एक तो समझ बेहतर होती है। ठीक है, समझ बेहतर होती है ना? आपकी स्किल्स जो है संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है, क्योंकि जब आप नए नए तरीके के साहित्य पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, है ना? आपने साइंस फिक्शन वाली भी नॉवेल पढ़ी है, आपने जो है सामाजिक परिवेश में जो है किस तरीके से जो है लोग रहते थे उसको भी पढ़ा है ना? आपने अन्य जो है अमूर्त चिंतन वाली जो नॉवेल्स होती हैं, जैसे शक्तिमान, सुपरमैन टाइप की, और वो हैरी पॉटर, इस तरीके की नॉवेल्स भी पढ़ रहे हैं। तो ये होता है भाषा की विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ को विकसित करता है। जब आप अलग-अलग तरह की नॉवेल पढ़ते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उसकी लैंग्वेज सीखते हैं और फिर जो है उसी लैंग्वेज का जो है विविध विविध जो है अलग-अलग संदर्भों में प्रयोग करना जान जाते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। तो सशक्त लेखक क्षमता का जो परिचायक है, इसमें क्या है? उसके मौलिक विचार, जो भी वो सोचता है डेली, वो अगर लिखे तो उसकी लेखन क्षमता, राइटिंग स्किल्स जो है ना? वो राइटिंग स्किल्स उसकी बेहतर होगी। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो डेली मतलब आज आपने डेली क्या किया, इसके बारे में एक डायरी राइटिंग आप कर सकते हैं। तो डायरी राइटिंग एक बेस्ट जो है एग्जाम्पल हो सकता है आपके लेखन क्षमता को बेहतर करने में। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उनकी क्षमताओं और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। भाई हमें पता है कि बच्चा जो है उसकी क्षमता क्या है, वो शारीरिक रूप से अक्षम है, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो,
हमें पता है कि वो हकला रहा है, तो उसे क्यों जल्दी साफ-साफ बोलो। इस तरीके उन सीमाओं को हमें समझना होगा एज़ अ टीचर, ठीक है? स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा की गई है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? तो स्त्रियों का आजकल देखिए आप सिर्फ केवल उपभोगी जैसे हो गई हैं, है ना? हर जो है एडवर्टाइज़मेंट में औरतों को जो है इस तरीके से रिप्रेज़ेंट किया जाता है कि जैसे पता नहीं क्या है ना? तो ये प्रतिमान बना दिए गए, तो ये जो होता है ये भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ने का प्रयास किया गया है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है? हम चूँकि हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो भाषा के संदर्भ में ही ऑप्शन होगा, अब मैथ के संदर्भ में तो होगा नहीं, तो हमें भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ने का प्रयास किया गया है। वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने में समर्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो चौथे का देखिए निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न, संकल्पनात्मक प्रश्न, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े हुए प्रश्न, रचनात्मक लेखन। आंसर हो गया ऑप्शन सी। विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे 15वें का आंसर है, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो जो होता है, ये बच्चे की सब जितना भी संग्रह है, बच्चे का जितना भी रिपोर्ट है, पॉजिटिव, निगेटिव, उसका सारा प्रयास क्या किया उसने, कितना उसने ग्रोथ की, उसने क्या पाया, इन सभी का जो है एक लेखा-जोखा होता है, ठीक है? तो संपूर्ण जो भी उसने पूरे साल में, 6 महीने में, 3 महीने में जो भी प्रयास किया है, उस सब का लेखा-जोखा होता है टीचर के पास। और फिर वो लेखा-जोखा बच्चे के साथ भी साझा किया जाता है, उसके पेरेंट्स से भी साझा किया जाता है। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, तो तब साझा किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के विकास को सुनिश्चित किया जा सके कि भाई किस चीज़ में कमी है और उसको सुधार किया जा सके। ठीक है? तो पोर्टफोलियो आंसर हो गया। कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ पा जाते हैं, किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते। उन्हें भाषा की कौन-सी कठिनाई है? देखिए, वो टॉपिक तो समझ रहे हैं, लेकिन वो चर्चा में भाग नहीं लेते। हम में से बहुत सारे बच्चों में ये आदत होती है, जब हम हाई स्कूल, इंटर में होते हैं, टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, फिर वो कहता है कि चलो इस टॉपिक को कौन पढ़ाएगा दोबारा अपनी भाषा में? तो बहुत सारे बच्चे जो है हाथ भी नहीं खड़ा करते। उनको डर रहते, दबे-दबे से रहते हैं। तो ये जो समस्या नज़र आती है, ये संप्रेषण समस्या दिख रही है, या अभिव्यक्ति समस्या, गहनता या उच्चारण संबंधी। चर्चा में भाग नहीं लेते, ठीक है? तो इसका आंसर है अ, उच्चारण संबंधी जो है कठिनाई का आंसर लग रहा है। ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर सही होगा। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डॉट डॉट से ग्रसित है। यहाँ पे पहले ही क्लियर हो गया कि लिखने में कठिनाई हो रही है। तो देखिए अधिगम विकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, और पूरे 150 क्वेश्चन में चांसेस हैं कि आपको 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस तक देखने को मिल जाएंगे। मैंने इससे रिलेटेड एक टॉपिक दिया है, बाकायदा इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। पूरे यूट्यूब चैनल में आपको जितने मैंने अधिगम विकार के बारे में बताया है, कोई भी नहीं बताएगा। सब पेड बैच में बताते हैं। तो मैंने आपको पूरा एक कंप्लीट वीडियो दिया है, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लिखने में कठिनाई हो रही है तो लेखन विकार है, इसका मतलब है वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगर पढ़ने से कठिनाई होती, पढ़ने संबंधी कठिनाई होती, तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर गणित संबंधी कठिनाई होती, गणित में जो है गणना संबंधी कठिनाई होती है, तो उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है? यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप जो है क्या करेंगे? तो भाई अगर दृष्टिबाधित है, उनको साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता, कम दिखाई पड़ता है, ज़्यादा दूरी बैठा दो तो नहीं दिखाई पड़ता, है ना, छोटा लिख दो तो नहीं दिखाई पड़ता, तो ऐसे अगर बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे? पहली बात तो हम उसको सबसे आगे बैठा लेंगे ताकि वो बोर्ड साफ से दिख सके।
ऑडियो वाली क्लासेस का प्रयोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जब किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाएंगे तो हम ऑडियो वाली जो है क्लास का प्रयोग करेंगे, जैसे टीवी चला देंगे उस टॉपिक को पढ़ाते हुए ऐसे। तो हम आ, यहाँ पे जो 18वें का आंसर है उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बिल्कुल साफ साफ आंसर दिया गया है, उनके उनके पढ़ने से रिलेटेड जो साधन होंगे उपयुक्त वो देंगे, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया है। स्वालीन विकार जिसे कहते हैं ऑटिज्म डिसऑर्डर में क्या होता है? ऑटिज्म डिसऑर्डर में जो बच्चा होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में उसको कठिनाई का अनुभव करता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी? तो देखिए, हैंडपंप को भी चापाकल भी कहा जाता है। तो रागिनी को समझाएंगे कि चापाकल नहीं बोलना है, हैंडपंप बोलना है। भाई वो स्थानीय भाषा का प्रयोग कर रही है, क्षेत्रीय अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग कर रही है। जैसे कई बार जो है लोग खिड़की ना बोल के किवाड़ बंद कर देना, है ना, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तद्भव तत्सम आपने पढ़ा होगा हिंदी में। तो यहाँ पे क्या होगा, आप एज अ टीचर आप बताएंगे कि भैया देखो बच्चों, हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन ई। ना कि उसे डांटेंगे, गलत शब्द का प्रयोग करने के लिए कहेंगे या उसका ध्यान नहीं देंगे, इस तरीके से नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, हिंदी पेडागोजी में 15 क्वेश्चंस जो है पेडागोजी से रिलेटेड आते हैं और 15 क्वेश्चंस जो है गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड आते हैं। मैं ऑलरेडी जो है गद्यांश और पद्यांश के वीडियोस अपलोड करता हूं बाकायदा, ताकि आपके 15 में से 15 सही हो। मेरा मानना है कि ये 15 में से 15 सही करना आपका टारगेट है, 14 नहीं, 13 नहीं, सीधा सीधा 15 में से 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और यही ऐसी चीजें हैं जो आपको पास और फेल कराती हैं। अगर आप इन जैसे क्वेश्चंस को भी आप गलत कर दोगे ना, जहां पे आपको एक गद्यांश पैसेज दिया गया और सिर्फ केवल उसमें से क्वेश्चन से आंसर ढूंढना होता है, उस पैसेज से आंसर ढूंढना होता है, और कई बच्चे 8-8, 7-7 केवल क्वेश्चन सही करते हैं, 7 या 8 क्वेश्चन उस गद्यांश पद्यांश में सही करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आप 6-6, 7-7, 8-8 क्वेश्चन गलत करोगे तो ऑब्वियसली केवल यहीं पे तो ब्लंडर तो हुआ नहीं, और भी बहुत सारे। तो इनको अच्छे से तैयार करिए। डेली में आपको ऑलरेडी मैं 9 जो है गद्यांश और पद्यांश करा चुका हूं, जिसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी टॉपिक कमज़ोर हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।